आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं, बल्कि भूत है। जी हाँ, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहाँ चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दें। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अक्ल क्या तुम्हारी घुटनों में है? भाई, ये भूतिया प्रोजेक्ट है। इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है? जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या कौन, मैं? अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओह शिट, अब ये क्या हो गया?
लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है। ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं, सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था, उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है। और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी। मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था, जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है, जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं।
आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है। इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो।
माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए, बैठिए यहाँ। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहां? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई। ये कहानी शहर के बाहर एक घने जंगल की है, जहां लोगों का कहना है कि 2 सिर वाली चुड़ैल दिखाई देती है, जो लोगों का खून पीती है। इसीलिए लोग दिन में भी इन जंगलों में जाने से डरते हैं। शुभम और मनदीप फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। अरे आज तो मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद पिक्चर देखी। क्यों यार, क्या बोलता है? अरे मुझे डर लग रहा है। अब जंगल का रास्ता चालू होगा। वो 2 सिर वाली चुड़ैल यहीं जंगल में रहती है। तू पागल है क्या? चुड़ैल होती ही नहीं है, और वो भी 2 सिर वाली चुड़ैल। वो तो हो ही नहीं सकती है। अरे यार तू ऐसा मत बोल, बस नीचे देख और चलते रह। अबे यार, तू हमेशा छोटी छोटी बातों पे डर जाता है। सुना, अब भी यही बोलेगा तू? अरे कोई जानवर होगा। तू भी ना
बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है। शुभम निडर बनकर चलने लगता है और मनदीप उसके पीछे पीछे डरा सहमा चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अरे बिना हवा के ये पेड़ इतने क्यों हिल रहे हैं? शुभम बुरी तरह डर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। भागने की कोशिश करता है, भागते भागते गिर जाता है। अबे क्या हुआ? पेड़ के ऊपर देख। पेड़ के ऊपर दो सिर वाली चुड़ैल थी। अच्छा, मुझे डरा रहा है। चुपचाप चल, मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी झाड़ियों में से एक कुत्ता बाहर आता है। कुत्ता जख्मी है। कुत्ते को देखकर शुभम और डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जरूर दो सिर वाली चुड़ैल ने ही कुत्ते को काटा है। चुप ओए, कोई जंगली जानवर होगा। छोड़, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, जंगल बस खत्म ही होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठी दो सिर वाली चुड़ैल पे जाती है। डर से दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और अपने हाथ और पांव दोनों से भागने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? भागो! दोनों दोस्त चिल्लाते हुए जंगल पार कर लेते हैं और पीछे देखते हैं, उन्हें दो सिर वाली चुड़ैल नहीं दिखाई देती। मरते मरते बचे हैं आज। जो हादसा शुभम मनदीप के साथ हुआ वो जल्द ही आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। जिन्हें दो सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक नहीं था, वो भी शाम होने के बाद जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। शहर में शंकर नाम का एक अपाहिज लड़का रहता था। शंकर को दिन भर लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा किया है तूने, ना कुछ कर पाता है, बस घर पे बैठे बैठे जानवरों की तरह खाता रहता है। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने बेटे को? नहीं माँ, बोलने दो, मैं अपाहिज तो हूँ ना। हाँ तू है, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? भगवान करे वो दो सिर वाली चुड़ैल ही तुझे खा जाए, कम से कम उसका तो पेट भरे। आप भी ना कुछ भी अनाप शराब बोले जा रहे हैं। उस रात शंकर घर से जंगल की तरफ चला जाता है, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। दो सिर वाली चुड़ैल, आजा, मुझे खा ले, मैं यही हूँ, खा ले मुझे। काफी समय हो गया पर फिर भी कोई नहीं आया। लगता है कोई दो सिर वाली चुड़ैल नहीं है, लोग ऐसे ही डराते हैं। अगर होती तो अभी तक मैं मर जाता। तभी जंगल से किसी के चलने की आवाज आती है। शंकर डर के पीछे घूमता है। कौन है वहां? अंधेरा होने की वजह से शंकर को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस लाल आंखें दिखाई देती है और वो आंखें शंकर के पास आ रही होती है। शंकर डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही वो आंखें उसके नजदीक होती है, वो डर से नीचे गिर जाता है। शंकर के सामने दो सिर वाली चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे डरना नहीं है, मेरा इस दुनिया में क्या काम, मुझे मर जाना चाहिए। दो सिर वाली चुड़ैल, मुझे मार दे। दो सिर वाली चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है। उसके दो सिर
बहुत ही डरावने दिखाई देते हैं। ये देखकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली, तो तुझे क्यों मारूंगी? पर लोग कहते हैं 2 सिर वाली चुड़ैल सबका खून पी लेती है। खून नहीं पीती, बस लोगों को डराती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे अकेला रहना है जंगल में, शांति से। पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। तू क्यों मरना चाहता है? बचपन से ही अपाहिज हूँ, किसी काम का नहीं। मार दो मुझे। मैं भी 2 सिरों के साथ पैदा हुई थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। जब 16 साल की हुई तब एक तांत्रिक ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरी बलि दे दी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। उस तांत्रिक की शक्ति तो नहीं बढ़ी, पर मैं ना मर सकी ना जिंदा रह सकी। मैं यही रह गई इन जंगलों में, और आज 2 सिर वाली चुड़ैल के नाम से लोग जानते हैं। वही लोग पहले मुझे देवी की तरह पूछते थे। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप बुरे नहीं हो। मैं लोगों को ये जरूर बताऊंगा। कोई यकीन नहीं करेगा। मरने के बाद लोग याद तक नहीं करते। लोग मतलबी है और मतलबी ही रहेंगे। तू मेरा छोड़, अपनी जिंदगी बना। तेरे पास लंबी जिंदगी है दोस्त। मैं जीना चाहती थी, उस तांत्रिक ने मुझे जीने नहीं दिया। तेरे पास मौका है, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले। चुड़ैल इतना बोलकर गायब हो गई। 2 सिर वाली चुड़ैल की कहानी शंकर के मन को छू गई। उसने ठान लिया कि वो जीवन को सार्थक बनाएगा, और इस ख्याल के साथ वो जंगल से लौट गया। आज भी 2 सिर वाली चुड़ैल लोगों को डराती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके जंगल में आए।